नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक संघर्षों की महागाथा सरकार में आपका स्वागत है। यूपी तो यूपी है, मनमौजी। यहां के मतदाताओं को, बड़े बड़े ज्ञानियों को छकाने में बड़ा मजा आता है। राजनीतिक विश्लेषक अभी तक कहा करते थे कि क्षत्रपों का सफाया उत्तर प्रदेश से अब संभव नहीं। राष्ट्रीय पार्टियां लोकसभा चुनाव जीतेंगी, क्षेत्रीय पार्टियां विधानसभा चुनाव जीतेंगी। हां, बीजेपी की लहर की थोड़ी थोड़ी बात होती थी, पर 300 पार किसी ने सोचा भी नहीं था। अब यूपी ने चुन लिया था पीएम की पार्टी को अब यूपी में सीएम चुनना था। भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना, ताकि उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने के लिए कोई रुकावट न आए। विकास तभी हो सकता है जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बने, तभी विकास हो सकता है। लोकतंत्र में सरकार बनती है बहुमत से, लेकिन चलती है सर्वमत से। मार्च 2017 की बात है। आने वाली थी होली, और ये देखिए, फागुन की पूरनमासी से पहले ही यूपी में बीजेपी की पूरनमासी हो गई। जब कभी कभार विजय होने के अनेक कारण होते हैं, लेकिन अकल्पनीय भारी मतदान के बाद अकल्पनीय भारी विजय होता है, वो पॉलिटिकल पंडितों के लिए विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। यूपी के बड़े बड़े लड़ैया मोदी के आगे ढेर हो गए। पर अब मोदी तो यूपी के सीएम हो नहीं सकते थे। चुनना था एक ऐसा चेहरा जो इस भारी भरकम जनादेश के साथ न्याय कर सकता था। भैया, कौन सा नाम नहीं था जिसकी चर्चा न चली। यूपी के सीएम रह चुके राजनाथ सिंह, गाजीपुर से तत्कालीन सांसद मनोज सिन्हा और तब के यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी। यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? आप हो जाओगे। सर, आपके नाम को लेकर चर्चा तो काफी चल रही है। ये भी मुझे नहीं पता। मैं इस रेस में फिलहाल नहीं। मैंने कहा रेस में कोई नहीं है, मीडिया केवल रेस चला रहा है। जो भी संसदीय बोर्ड तय करेगा हम उसके साथ। इसमें दौड़ नहीं हो रही है, पार्टी जो तय करेगी वो होगा। ये आश्वासन था कि पिछले वर्ग से केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री होंगे, और एंड टाइम तक ये बात आपस में खींचातान भी चली रही। और केशव प्रसाद मौर्य को जब ये लगा कि वो नहीं बनाए जा रहे हैं, और उससे योगी जी के बनाने से पहले मनोज सिन्हा जी को ये भी कहा जाता है कि वो मोदी जी के बहुत करीबी थे, और उनको यहाँ भेजा गया कि वो उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। और वो बनारस में आ भी गए थे, बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक भी कर रहे थे। पर मजाल है जो आज तक मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कोई निर्णय लिया हो और किसी को उसकी भनक लग जाए। वो तो वही करते हैं जो होता है कयासों से बिल्कुल उलट। तो मीडिया इंतजार करती रही कि इन नामों में से किसे मिलेगा मौका, और घोषणा हो गई एक ऐसे नाम की जिनकी किसी ने चर्चा ही नहीं की थी। खुद योगी आदित्यनाथ को नहीं मालूम था कि उनकी बारी ऐसे आ जाएगी। तो मुझे एक सप्ताह के लिए बाहर जाना था। मैंने उसके लिए आवेदन भी कर लिया। मेरा पासपोर्ट जमा हो गया था, लेकिन पीएमओ से वापस हो गया। 10 को जब पीएमओ से मेरा पासपोर्ट वापस हुआ, तो विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुझे अवगत कराया कि आपकी जगह दूसरे सांसद जाएंगे। तो मुझे थोड़ा निराशा हुई। मैंने कहा, यार, पिछले 3 वर्ष से मुझे 3 बार अवसर मिले, लेकिन 2 बार तो मैंने स्वयं मना किया। अच्छा होता कि मैं स्वयं ही मना कर देता पहले। मुख्यमंत्री पद की शपथ से एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ को एक फोन आया। ये फोन था तब के पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का। जब मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया कि नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में काम देखिए, मैंने एकदम पीछे नहीं हटा। मैंने कहा ठीक है, दायित्व है, मैं जानता हूं। उससे पहले मेरा नाम कहीं नहीं था, मैं सामान्य प्रचार करता था।
मुझे दायित्व मिला, दिया। अब देखिए, योजना साफ थी। बीजेपी भविष्य की तैयारी कर रही थी। योगी आदित्यनाथ का स्टारडम प्रचार के दौरान भीड़ के उल्लास में दिखता था। वो बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को नई धार दे सकते थे। जो वहां इस दौर की बातचीत हुई उसमें यह था कि उत्तर प्रदेश में एक हिंदूवादी चेहरा भी दिया जाए और पिछड़े वर्ग की राजनीति को भी साधे रखा जाए। उस रणनीति के तहत या उस समीकरण को बनाने के लिए भाजपा नेतृत्व ने और संघ का भी, ऐसा कहा जाता है कि संघ की भी ये एक मंशा रही या उसका भी ये विमर्श या परामर्श रहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को महत्वपूर्ण रहती है, उसको एक हल्के ढंग से न लिया जाए, वह हिंदुत्ववादी चेहरे को प्रमुखता दी जाए। और शायद यही कारण है कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ 5 बार के सांसद थे। सदन से जाते जाते विदाई भाषण में विरोधियों पर तंज में कस आए। आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़गे जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में, और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है। अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि यह आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। 19 मार्च को लखनऊ में मंच सजा। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभालने की शपथ उठा ली। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अगर इस बात से हम तुलना करें कि आने वाले दिनों में किस तरह की चुनौतियों का सामना करने वाले थे योगी आदित्यनाथ, तो लगता है कि सीएम बनना तो फिर भी आसान था, क्योंकि उनके पास राज्य चलाने का कोई अनुभव नहीं था। इतना बड़ा प्रदेश था, छुपी छुपी नाराजगी थी न जाने कितनों की, यानी अंदर और बाहर हर तरफ ऐसे लोगों की भरमार थी जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि एक गलती हो और उंगली उठा दी जाए। अभी तक योगी आदित्यनाथ एक सांसद के तौर पर एक तेज तर्रार नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब समूचे प्रदेश की जिम्मेदारी थी। आपको चेतावनी देने के लिए आया हूं कि दूसरा कश्मीर मत बनाइए। गरजना, बरसना, तीखी बात कहना और हर वक्त अपने ही कड़क अंदाज में रहना, ये सांसद योगी आदित्यनाथ की पहचान रही थी। इस देश में 12 लाख से अधिक साधु संत और पुजारी रहते हैं, लेकिन ये लोग इमामों के लिए वेतन की घोषणा करते हैं, एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं। क्या एक सेकुलर एजेंडा है? दिल्ली की सरकार ने किया, पश्चिमी बंगाल की सरकार ने किया, महाराष्ट्र की सरकार ने किया। क्या यही सेकुलर एजेंडा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास वक्त कम, काम ज्यादा था। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि वो एक उम्र, एक नेता है उनसे छोटे 1 साल, हमसे 1 साल बड़े हैं, ये तो बीच वाली उम्र हुई। और फिर हम तो ये कहते हैं कि काम में बहुत पीछे हो, उम्र में तो बड़े हो सकते हो। योगी आदित्यनाथ अब बयानों से नहीं बल्कि काम में कड़क हो गए। शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह दिया कि सारे वादे जमीन पर उतारना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। इसके लिए शासन प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा। शुरुआत पाबंदियों से हुई। सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर पाबंदी लगा दी, इन्हें सील कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने सचिवालय समेत सरकारी दफ्तरों में पान मसाला खाने पर पाबंदी लगा दी। गो तस्करी पर पूरे प्रदेश में बैन लगा दिया गया।
21 मार्च 2017 को यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए गए। महिलाओं से छेड़खानी करने वालों की धर पकड़ होने लगी। युवाओं के विरुद्ध नहीं था, मंचलों के विरुद्ध था, उन शरारती तत्वों के खिलाफ था जो सड़क पर चलना मां बहनों की, बेटियों की के लिए एक समस्या पैदा करते थे। उन लोगों के लिए व्यवस्था है और ये आगे भी चलेगा। कोई योगी आदित्यनाथ के फैसलों को पसंद करता, कोई कहता सब दिखावा है, पर समूचे देश में कोई ऐसा नहीं था जिसने उनके कामकाज के तरीके को नोटिस न किया। जैसे शपथ लेने के बाद मैं प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लिया, माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन लिया, और उसके बाद मैं फिर लेने के बाद आया, मैंने यहां पे हर एक विभाग का प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया। और प्रेजेंटेशन के साथ ही, यानी किसी को पता ही नहीं कानो कान, लेकिन उनको सबको, जिन विभागों का मैं प्रेजेंटेशन लेता था उनको उसी समय लक्ष्य दे देता था कि हमारा संकल्प पत्र ये है। मैं ये नहीं बोलता था हमारा संकल्प पत्र है, मैं कहता था भाई इसको हमें यहां तक लेके जाना है, पहले साल में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये। हमने सबको काम उसी दौरान सौंप दिए। उन्होंने शासन पूरी तरह से नौकरशाहों के भरोसे चलाया और नौकरशाहों में भी पसंद नापसंद काम के आधार पर ही चुनते। तो ये सब घोषणाएं उन्होंने शुरू में की, काफी तबादले किए, वो सब चेंजेस काफी तेज थे और खुद योगी ने काफी समय लगाया। वो बहुत साफ ऑब्वियस दिखते हैं, हर दफे कोई भी फेज आया इस 5 साल में वो सामने दिखाई देते हैं। योगी आए तो यूपी का रंग भी बदला। माया राज की पहचान रहा नीला रंग, अखिलेश राज में लाल क्रांति छाई रही। अब योगी आए तो सीएम के बंगले से लेकर कुर्सी पर रखे तौलिए तक का रंग भगवा हो गया। सरकारी इमारतें भगवा, थाने भगवा, स्कूल भगवा, बाकी तो छोड़िए हज हाउस भी भगवा। तो जब पेंटिंग करते हुए हज हाउस तक पहुंच गए थे तो ये अति उत्साह था? अति उत्साह नहीं था। देखिए, इसके लिए कोई भी इस प्रकार की नोटिस नहीं थी और ये तो जिसकी मर्जी, जिस प्रकार जो रंग जिसको पसंद आ जाए उस प्रकार के। यहाँ पे किसी पुलिस थाने को भगवा रंग से नहीं रंगाया गया है, उनके जो स्पेसिफिकेशन है उसका वो पालन करें, इसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। मैंने यहाँ पे पुलिस की यूनिफॉर्म भगवा नहीं की है, मैंने यहाँ पर किसी अन्य उसमें इस प्रकार की व्यवस्था लागू नहीं की है। योगी फैन क्लब में तो जश्न ही जश्न था, लेकिन विरोधियों ने कहा रंग बदलने पर नहीं, काम करने पर फोकस करिए। यूपी सीएम की कुर्सी संभालने के 5 महीने के अंदर ही योगी आदित्यनाथ का सामना एक बड़ी त्रासदी से हुआ। उनके अपने गोरखपुर में 10 अगस्त 2017 की रात बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 60 से अधिक बच्चों की मौत की खबर आई। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर साल 150 बच्चे मरते हैं इंसेफेलाइटिस से। बच्चे मर रहे योगी, तुम्हारे गोरखपुर के दवाखाने में ऑक्सीजन नहीं है, तुमको वहां की फिक्र नहीं, तुम यहाँ आ रहे। ये घटना पिछली बार कुछ वर्षों पहले उत्तर प्रदेश में भी हुई थी और उत्तर प्रदेश में जिस तरह बच्चों की जान गई, उसी समय देश की सरकार को समझ लेना चाहिए था कि किस तरीके से जैपनीज इंसेफेलाइटिस से बच्चों की जान जाती है। जो व्यवस्था होनी चाहिए अस्पताल में दवाई की और जांचों की, वो उपलब्ध हो तो जान बचेगी बच्चों की। परिस्थितियां बड़ी मुश्किल से नियंत्रण में आई, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था पर एक नए नवेले सीएम को ये बहुत कुछ सिखा गई। और हम आपको कहानी सुना रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की। अभी तक यूपी में कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था के रखवालों के साथ बाहुबलियों का रिश्ता काफी सुर्खियों में रहा था, लेकिन अब चीजें बदल रही थी। बाकी तो छोड़िए, गुंडों में तो सरेंडर करने के लिए होड़ मची हुई थी। साहब नहीं चल रहा मटर में एसपी से डर गया था, मैं भाग गया था। मैं पेश होना है और मेरी एसपी साहब से रिक्वेस्ट था कि मुझे गोली ना मारो। ये यूपी है भैया, वरना बताइए कहां किस प्रदेश में कब गुंडों को गले में ऐसी तख्ती लटकाए देखा है। अपराध छोड़ रहे हैं और अपने घर में
अपना घर पहनने को मजबूर है। मैं अपराध निकलना चाहता हूँ इस गंदगी से और भविष्य में तौबा करता हूँ कि अच्छा काम करूँगा। पहले क्या करते थे? पहले अपराध करते थे। अब अपराध छोड़ रहे हो? अब अपराध छोड़ रहे हैं। कब देखा है कि जुर्म कम होने का विज्ञापन खुद गुंडे बन गए हों? अब यूपी की पुलिस को पीछे पड़ने की जरूरत नहीं रह गई, अपराधी ही पुलिस के पीछे पड़ने लगे। एक के बाद एक यूपी पुलिस ने इतने एनकाउंटर कर डाले कि अपराधियों को सबसे महफूज जगह जेल लगने लगी। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 20 मार्च 2017 से 20 जून 2021 तक कुल 139 अपराधी गिरफ्तारी के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। इसी तरह की कार्रवाई में 3196 अपराधी घायल हुए। कुल घटनाओं में पुलिस के 13 जवान शहीद हो गए और 1122 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। सही आंकड़ा तो नहीं मिलता, लेकिन पुलिस ने 3000 से ज्यादा अपराधियों को पांव में गोली मारकर घायल किया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार और पुलिस पर अनेकों सवाल उठाए, पर एनकाउंटरों पर अंकुश नहीं लगा। आम तौर पर आप देखते हैं कि सरकारों में हीरो बनने के लिए एनकाउंटर्स पॉलिसी चलाई जाती है, एनकाउंटर एग्जीक्यूशन किया जाता है कि अपराधियों को मार दिया जाए, उलट दिया जाए, एनकाउंटर कर दिया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ से उसे एक स्टेप कम किया, ऑपरेशन लंगड़ा। उसका मतलब था कि अपराधियों को मारा नहीं जाए और उनके पैर पर जो है गोली मारकर उन्हें लंगड़ा कर दिया जाए ताकि वो भाग नहीं सके और उन्हें पकड़ा जा सके और उन्हें जेल में रखा जा सके। बाकी अपराधियों के साथ साथ कार्रवाई उनके खिलाफ भी हुई जिन्हें अब तक सत्ता का संरक्षण मिल रहा था। योगी राज में मूंछों का ताव जाता रहा, बाहुबलियों को मिलने वाला राजनीतिक भाव जाता रहा। योगी आदित्यनाथ को हमेशा से ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ज्यादा ऑब्सेशन रहा है। खास वजह उसकी ये भी थी कि योगी आदित्यनाथ से पहले जो अखिलेश यादव सरकार थी वो गई लॉ एंड ऑर्डर के मामले में थी। माना गया कि योगी आदित्यनाथ से पहले अखिलेश यादव की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर खराब था, कानून व्यवस्था नहीं थी, गुंडागर्दी बढ़ रही थी, जो अपराधी तत्व थे वो लगातार बढ़ रहे थे, लूटपाट चल रही थी। तो इस सब पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगा कि सबसे पहला फोकस लॉ एंड ऑर्डर पर करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने बाहुबलियों की अवैध संपत्ति पर ऐसा बुलडोजर चलवाया कि नाम ही बुलडोजर वाले बाबा पड़ गया। कई संपत्तियां उन्होंने गिरवाई हैं अपराधियों की, और अगर संपत्ति गैर कानूनी है और कानून इसकी इजाजत देता है तो निश्चित रूप से ये कार्रवाई इस किस्म की होनी चाहिए। और इस कार्रवाई का एक विजुअल भी इफेक्ट होता है बहुत। तो अगर उसकी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है तो वो एक इफेक्टिव कदम है। योगी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लिए उपयोगी बनाया, लेकिन माफिया, अपराधी, आतंकवादियों और पेशेवर तस्करों और भ्रष्टाचारियों के लिए उपयोगी रहे दल के लिए मैं अनुपयोगी जरूर हूं, क्योंकि जब किसी माफिया की अवैध कमाई पर बुलडोजर चलता है तो कैसे स्वीकार करेगा। पेशेवर अपराधियों के खिलाफ जब सरकार की कार्रवाई चलती है, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती है, इसको कैसे भी लोग स्वीकार कर पाएंगे। लेकिन शक्ति का संतुलन बड़ा कठिन होता है। पुलिस को खुली छूट मिली तो आरोप ये भी लगे कि पुलिस भी बाहुबलियों की तरह ही निरंकुश हो गई है। एनकाउंटर, बुलडोजर, फैसला ऑन द स्पॉट। योगी आदित्यनाथ की छवि धाकड़ बनती जा रही थी। पुलिस को खुली छूट मिली हुई थी, लेकिन इसी खुली छूट से जन्म लिया बेलगाम ताकत ने, और साथ ही न सिर्फ पुलिस बल्कि सरकार कटघरे में थी। पुलिस ने अपराधियों पर गोली चलाई, घेर कर मारा। यूपी वालों ने कहा भैया गुंडों का इलाज गोली से हो रहा है, लेकिन खाकी वालों ने कुछ ऐसा भी कर दिया कि वर्दी पर ही सवाल उठ गए। उस घटना से पुलिस बहुत उत्तेजित थी।
तो उसने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया कि हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या सच है क्या गलत है। तो उसने जो दिखा उस परिवार के या उस घटना में लिप्त लोग थे, उसके सारे लोगों को उसने पकड़ने की कोशिश की और उसको जेल भेज दिया। उसको लेके भी प्रदेश की राजनीति गर्माती रही और आज भी या इस चुनाव में भी उस मामले को उठाया जा रहा है। प्रदेश में गुंडों के लिए अघोषित गोली नीति बनी, लेकिन योगी की गोली नीति पर तब सवाल उठे जब पुलिस के अत्याचार का कोई आम आदमी शिकार बना। 28 सितंबर 2018 लखनऊ में एप्पल कंपनी में काम करने वाले विवेक तिवारी को पुलिस ने इसीलिए गोली मार दी कि इशारा करने पर गाड़ी नहीं रुकी। साल 2020 की 2 जुलाई को बिकरू गांव में हुए पुलिस वालों के हत्याकांड के बाद भी पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठे थे। विकास दुबे के शूटर अमर दुबे की पत्नी खुशी को गिरफ्तार कर बलवा, हत्या का प्रयास, हत्या, डकैती जैसी बड़ी धाराओं में केस किया गया था। विवेक तिवारी हत्याकांड में जो पुलिस की निरंकुशता है, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले मथुरा में आज से कई वर्ष पहले तालाब में वहां बच्चे थे और पता लगा बदमाश आए, वहां पुलिस ने फायरिंग कर दी और उसमें एक निर्दोष बालक मारा गया था। आज से करीब मुझे लगता है कि लगभग 25-27 साल पहले लखनऊ के चिन्हट में वहां पर एक व्यापारी का लड़का जो है जीप लहराते हुए जा रहा था। एक ट्रेनी आईपीएस थे जो सीओ थे, उन्होंने उसको पकड़ने के लिए जब उसको दौड़ाया और उसमें वहां गोली मार दी गई। उसमें व्यापारियों ने बहुत उस समय बवाल काटा था। तो ये भी घटनाक्रम कुछ जो विवेक तिवारी का घटनाक्रम है वो भी कुछ ऐसा ही है। तो कहीं ना कहीं जब एक निर्देशों का पालन नहीं या जब कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस के बचाव में राजनीति आड़े आ जाती है, राजनेता आड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को भी ये एक मन में बना रहता है और उनका मनोबल बढ़ता है कि कोई घटना हो जाएगी तो हमको बचाने वाले लोग हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये अनेकों घटनाएं होती रही हैं, ये कोई नई घटना नहीं थी। बिकरू कांड का बवंडर थमा तो हाथरस पर हाहाकार शुरू हो गया। एक दलित लड़की के गैंगरेप का मामला था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन देश भर से नेता हाथरस की ओर उमड़ पड़े थे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, और जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, सरकार को परवाह नहीं है किसी की। विपक्ष के पैतरों से सावधान योगी ने हाथरस मुद्दे को सीधे अपने हाथ में ले लिया। योगी आदित्यनाथ एक कड़क प्रशासक की छवि के साथ आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन उनके कड़क अंदाज में आलोचकों को उनका अहंकार भी नजर आ रहा था। तो यूपी में सरकारों की कहानी गोविंद वल्लभ पंत से लेकर योगी आदित्यनाथ तक आ गई, पर क्या यह सरकार का अंत है? नहीं, अभी यह भी तो तय होना है कि अब की बार किसकी सरकार। तो आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।